हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते। मैं वाई के शर्मा एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो का विषय है फायरिंग ऑन आर ऑनरेबल एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों, परसों का वाकया है जब एक राजनीतिक कार्यक्रम से निकलकर मेरठ से माननीय सांसद ओवैसी साहब, हैदराबाद से सांसद हैं ओवैसी साहब, हापुड़ के रास्ते जब दिल्ली या नोएडा जा रहे थे तो रास्ते में पिलखवा थाने के इर्द गिर्द उनके ऊपर फायरिंग हुई। फायरिंग उनकी गाड़ी के टायर्स या टायर से कुछ ऊपर और गेट के नीचे, क्योंकि वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर, तो मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं जिनमें फायरिंग के निशान हैं। तो ये थी फायरिंग, उसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सचिन शर्मा और शुभम, और दोनों उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। और गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके बाद माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, कि इन लोगों के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगा। यूएपीए मतलब इसके ऊपर तो एनएसए लग जाना चाहिए थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो इनके ऊपर तो बहुत सारे कानून लग जाने चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है, ये गलत काम है। उनसे जब युवकों से पूछा गया कि भाई आपने फायरिंग क्यों की या आपने ऐसी कोशिश क्यों की, तो उनका ये कहना था कि हम बहुत दिन से परेशान थे, अपसेट थे। हमारे धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के बयानबाजी ये एमपी महोदय करते हैं, हम उससे खफा थे, हमने इसलिए ये कदम उठाया। उनमें से एक की बैकग्राउंड क्रिमिनल है, और इधर तो फायरिंग हुई, उधर उन लोगों के बायोडाटा एक तरह से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए। उनमें से एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बताए जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटोज़ भी वायरल हुई हैं। इतनी शीघ्रता में ये सब हुआ कि मैं हैरत में हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओवैसी साहब की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें जेट सिक्योरिटी देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने नकार दिया, मना कर दिया। लेकिन यूएपीए का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये रेडिकलाइजेशन हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से हो रहा है और पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ओवैसी साहब और उनकी पार्टी इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है? केवल एक पार्टी विशेष को वो आरोपित करेंगे और उससे बच निकलेंगे? उनके भी तो इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि उनके स्टेटमेंट्स के बावजूद, भड़काऊ भाषणों के बावजूद, उनकी उनकी ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो क्या ये रूलिंग पार्टी और ओवैसी साहब के बीच की नूरा किश्ती है? क्या जनता इतना भी नहीं समझती? इतनी बेवकूफ़ समझते हो आप वोटर्स को? ये तो आपके भाई का स्टेटमेंट था कि पुलिस को कुछ समय के लिए हटा दीजिए और फिर देखिए हम क्या करते हैं, या खास समुदाय क्या करता है। क्या कहना चाहते हैं आप? और इससे किसका फ़ायदा होगा? हो सकता है आप लोग जीत जाएं, या कोई पार्टी विशेष इस पोलराइजेशन से जीत जाए, लेकिन आखिर में नुकसान तो जनता का ही होगा। मैंने किसी नेता या नेता के बेटे को ऐसे कामों में लिप्त होके जेल जाते हुए नहीं देखा है।
वो आम नागरिक ही होते हैं जो आपकी बातों में भड़ककर उल्टी सीधी हरकतें कर जाते हैं और उसका परिणाम फिर भोगते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को फिर फूल मालाएं भी पहनते हुए देखा है। रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता उनका वेलकम करते हैं, छूटने के बाद, जमानत पे आने के बाद उनका स्वागत करते हैं, उन्हें फूल मालाओं से नवाजते हैं। तो देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है? इधर ओवैसी साहब चैलेंज करते हैं और उधर इसी हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। ये नोरा कुश्ती समझ में नहीं आती, ये गलबैयाँ समझ में नहीं आती हैं। भड़काऊँ बातें क्या होती हैं, कुछ बातें मैं बताता हूँ। इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद सारी गर्मी निकाल दूंगा। मई जून की गर्मी में शिमला की ठंड की का एहसास करा दूंगा। 650 वर्ष से, 650 वर्षों से आप लोग मुगलों के खिलाफ लड़े थे, आज हम लड़ रहे हैं। लाल टोपी से डरो, दंगे होंगे, इसका क्या मतलब है? या वर्तमान सरकार के कुछ कार्य, लिंचिंग, बुलडोजर, एनकाउंटर, बहुत सारी चीजें हैं, ये किस ओर इशारा करती हैं? रूलिंग पार्टी के विशिष्ट नेताओं के इस तरह से, और शीर्षस्थ कहूंगा मैं, नेताओं के इस तरह के वक्तव्य क्या दर्शाते हैं? या फिर उन्हें डर है क्योंकि दो ही ग्रुप आपस में लड़ते हुए इस इलेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, स्पेशली टीवी पर। तो उन दोनों में से यदि रूलिंग पार्टी नहीं जीती और अपोजिट ग्रुप जीता, अपोजिट अलायंस जीता, तो ये डर तो नहीं है कि जो कुछ हमने 8 सालों में बोया है उसके कॉन्सिक्वेंसीज क्या होंगे, क्या उनकी रिएक्शंस होंगी। वैसे तो अपोजिट जो दल है, गठबंधन है, वो भी पाक साफ नहीं है। हमने उनका शासन भी देखा है, किसी समुदाय विशेष या किसी जाति विशेष के प्रति उनका झुकाव भी देखा है। लेकिन क्या उनके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना मुश्किल नहीं होगा, एक चैलेंज नहीं होगा? क्या करना चाहते हैं इस देश में? एवं मुझे याद आता है वो धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई और फिर उसके बाद रायपुर में हुई। यही तो मैसेज था ना समुदाय विशेष के लोगों के लिए कि उन्हें काट डालो, मार डालो। क्या ये उसका परिणाम नहीं हो सकता है? यही तो बोला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हरिद्वार सांसद धर्म संसद के 2 लोगों को व रायपुर संसद धर्म संसद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन हम बिना सोचे समझे ये सब करते हैं या विचार करके करते हैं? मैं ये समझता हूं बहुत सारी कोशिशें होने के बाद जब पोलराइजेशन या दंगे नहीं हुए, इस सब के बावजूद, इतने सारे वक्तव्यों के बावजूद, तो कहीं ये घटना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रची है, लेकिन शंका तो होती है। और यदि ये रचित है तो इससे फायदा किसका होगा? पोलराइजेशन का फायदा किसे मिलेगा? देश तो बटेगा। आज हम जिन्ना को, गांधी जी को, नेहरू को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जिन्ना का तो हम नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। तो क्या आने वाले समय में जिस तरफ हम ले जा रहे हैं देश को, या हमारे नेता ले जा रहे हैं, हम जिन्ना की श्रेणी में ओवैसी जी को रखेंगे, या किन नेताओं को हम उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? ये सोचने का विषय है। इस पोलराइजेशन से, इस हड़कंप से, इस गफलत से आप लोगों को फायदा हो सकता है। आप लोग सिंहासन पर बैठ सकते हैं, आप वोट की राजनीति कर सकते हैं या वोट बटोर सकते हैं, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा?
आप जीतेंगे लेकिन हारेगा हिंदुस्तान, हारेगा उत्तर प्रदेश, जो आप लोगों ने अपनी प्रयोगशाला बना रखा है। हारेगी इस प्रदेश की जनता, हारेगा आम नागरिक। समझ से परे की चीजें हैं। आम जनता को, हालांकि कुछ तत्व होते हैं, हर जगह हैं, उन्हें भड़काया भी जा सकता है, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है और करा जाता है। इतिहास गवाह है, बहुत पहले से ये चीजें आती रही हैं, होती रही हैं। सत्या सत्ताएं हथियाई जाती रही हैं। घटनाओं का या दुर्घटनाओं का उपयोग या दुरुपयोग वोट की फसल के लिए किया जाता रहा है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। लेकिन अंततः शासन तो देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, जनता के ऊपर होना है। और यदि वो जनता ही कट मरेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? शासन किसके ऊपर करेंगे? देश कहां जाएगा? मैं ये समझता हूं कि जो लोग ये सब कर रहे हैं वो देश हित तो नहीं कहा जा सकता। आम नागरिक ये अच्छी तरह से समझ ले, और आम नागरिक चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या हायर क्लास हो, सब अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ, प्रदेश के साथ शांति से रहना चाहते हैं। हमारी गंगा, हम जाने जाते हैं अपनी गंगा जानी जमुनी तहजीब के लिए, हम पहचाने जाते हैं अपने भाईचारे के लिए। लेकिन उस भाईचारे को तोड़कर सिंहासन को हासिल कर भी लिया तो क्या वो असली विजय होगी? क्या सामाजिक न्याय दिया जा रहा है या दिया जाएगा? जीत किसकी भी हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें शांति प्रिय हैं। आरोप लगते हैं, इस तरह के लोग कहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शक्तिशाली कौन होता है? वो जो पत्थर फेंकता है, या वो जो सहिष्णु होता है, सहनशील होता है, जो क्षमा करता है? असली शक्ति उन्हीं लोगों के पास होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कायर है या कौन बहादुर है। हमें अपने सिस्टम को, हमें अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, बल्कि मैं तो ये कहूं कि प्रकृति हमें क्या देती है। धूप सबके लिए होती है, चांदनी सबके लिए होती है, जल प्रकृति ने सबके लिए दिया है। फिर हम ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? या वो लोग जो अपने आप को बहुत जिम्मेदार और बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हम तो सनातन हैं, हम तो बहुत पुराने हैं, सबसे पुराने हैं, सनातन सबसे ओल्डेस्ट। तो हमें अपने आचरण को सभ्यता के दायरे में रखना चाहिए और सभी के हित के विषय में सोचना चाहिए, भाईचारे के विषय में सोचना चाहिए, एकता के विषय में सोचना चाहिए। मैं कुछ पहलू याद दिलाऊं। 80s के दशक में, अब से लगभग 40 साल पहले, मैं अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़ता था कि जिस समय, उस समय हमारे देश के अंदर वो उन्नति नहीं थी। शायद हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवीज हुआ करते थे। उस जमाने में पाकिस्तान के कराची शहर में रंगीन टीवी होते थे। वाओ, क्या देश है! सेलफोन्स होते थे। अफगानिस्तान, वहां की भी यही स्थिति थी। लेकिन इस कट्टरवाद ने, इस आतंकवाद ने उन्हें कहां पहुंचा दिया? आज कहां है वो? यदि ये लोग भूखे नहीं मर रहे हैं या भुखमरी की कगार पर तो निश्चित हैं, और उसके पीछे क्या है, क्या कारण है? धर्मांधता, कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद। और वहीं दूसरा देश, बांग्लादेश,
वहाँ पर भी ये चीज़ें थीं, लेकिन सरकारों ने उन्हें कंट्रोल किया। और आज बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश ने इन दोनों देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और बल्कि मैं ये कहूँ कि कई मायनों में तो भारत को भी पिछाड़ रहा है। तो हमें ये समझना होगा, हमें अपना आचरण सुधारना होगा, हमें संयम बरतना होगा। दोस्तों, ये घटनाएं बहुत आहत करती हैं। मेरा उद्देश्य भड़कने का या भड़काने का नहीं है, लेकिन सोचने का विषय है कि देश किस तरफ ले जाया जा रहा है और इस देश को इस तरफ ले जाने वाले लोग कौन हैं। यहीं मैं अपने वीडियो को पूर्ण करता हूं। दोस्तों, आप सोचिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।